हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 2023 बिहार बोर्ड मॉडल सेट का जो तीसरा क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप वहां से जा करके उसको देख लेंगे और हमने उसका डिटेल सॉल्यूशन कराया है बाबू। ये भी कोशिश करेंगे वैसे ही पूरा डिटेल सॉल्यूशन कराया और पूरा पूरा आनंद आएगा बाबू। अभी क्या है कि एग्जाम का भी समय है, आप लोगों को शॉर्ट में कम समय में अच्छे से नॉलेज मिल जाए, वो सबसे बेहतर एग्जाम के लिए। मतलब कि कंसेप्ट भी मिल जाए, जिससे कि उससे कंसेप्ट मिलने से उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व हो जाए और आपको नए कुछ और भी जानकारी मिल जाए, जिससे कि अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो सॉल्व हो जाए। ना ज्यादा आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और आपका एग्जाम भी इस विधि से बहुत बेहतर जाएगा। तो इसे उम्मीद के साथ बाबू कि आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाए, हम कुछ कोशिश कर रहे हैं और आगे क्वेश्चन बना रहे हैं। कौन सा? अपना 3rd नंबर ऑनलाइन जो मॉडल सेट आया हुआ है उसका क्वेश्चन 3rd है। क्या दिया है बाबू इसमें? पहले क्वेश्चन में आपका NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज। देखिए बाबू, इसके अंदर में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि इसमें 2 तरह के इसमें ऑप्शन होते हैं। अगर रेडियस रेशियो अगर आप चार्ट जा करके देखते हैं, वहां से आपको लिखाया गया होगा और वहां पे पता चलेगा आपको ऑक्टाहेड्रल, और उसके स्ट्रक्चर होते हैं कई जगह फेस सेंटर क्यूबिक होता है। अब ऑक्टाहेड्रल और फेस सेंटर क्यूबिक में यहाँ पे क्या टिक करेंगे और क्या आंसर होगा उसके बारे में बता दें। एक्चुअली यहाँ पे आंसर होगा फेस सेंटर क्यूबिक, और क्यों होगा वो आपको हम थोड़ा सा बता दें। देखिए एक्चुअली जो NaCl होता है, NaCl के जो एटम्स होते हैं, जो Na होता है और Cl जो होता है, जिसको आयंस होते हैं, आयंस का जो अरेंजमेंट होता है वो फेस सेंटर क्यूबिक के अकॉर्डिंग होता है। तो वही क्रिस्टल का अरेंजमेंट स्ट्रक्चर पूछ रहा है आपसे। अब ऑक्टाहेड्रल क्यों उसको कहते हैं? कभी कभी वो शेप तो नहीं होता है, उसके वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स का जो शेप होता है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, इसीलिए उसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। लेकिन इसका यहाँ आंसर जो होगा आपका फेस सेंटर क्यूबिक होगा। क्यों? क्योंकि ये फेस FCC के अकॉर्डिंग इसके सारे एटम्स का अरेंजमेंट रहता है। एक्चुअली में वो होता कैसा है तो थोड़ा आपको हम बता दें शॉर्ट में। बाकी इससे बाबू डिटेल इसका NaCl का जो स्ट्रक्चर का वीडियो है वो हम इसमें बताएंगे तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम उसके लिए एक अलग से एक बता देंगे और क्लियर हो जाएगा चीजें। थोड़ी सी चीजें आपको समझा दें। इसमें होता क्या है बाबू, यहाँ पे एक सोडियम एटम रहता है, इससे कनेक्टेड रहते हैं इस तरह के क्लोरीन, ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, 4 इधर हो गए, एक आपका हो गया प्लेन के ऊपर और एक हो गया प्लेन के नीचे। ये समझ जाइए प्लेन के, सॉरी इसको अपन ये समझ जाइए आपके प्लेन के ऊपर है और ये प्लेन के नीचे है। ये है नीचे, नीचे है प्लेन के, और ये प्लेन के कहाँ है? ऊपर है। ये सब के सब क्या है? एक प्लेन के अंदर में है। तो बात ये होती है बाबू, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे इसके अगर यही इस स्ट्रक्चर से एक बेनिफिट हमको मिलेगा बाबू। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछे तो देखेंगे NaCl कितने एटम से कनेक्टेड है। एक मतलब एक एटम, सॉरी NaCl में एक एटम बाकी दूसरे कितने एटम से कनेक्टेड है। तो ये एटम जो होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6। अगर भाई तो आपसे NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर देता है तो इस पिक्चर को अगर दिमाग में थोड़ा सा भी आपके ये दिमाग में रहेगा तो आप इसको आराम से आंसर इसका दे सकते हैं। और आगे चलते हैं बाबू कि इसका शेप ऑक्टाहेड्रल कैसे इसका दिखता है। तो थोड़ा दिमाग लगेगा और सोचिए कि ये स्ट्रक्चर अगर इसको अपन ऐसे कनेक्ट करें, हम आपको नीचे वो बगल में पिक्चर भी इसका दिखा देंगे, तो ऐसे अगर कनेक्ट करें सभी से बाबू तो जरा देखिए कि एक प्लेन हो गया। जैसे अपने पास ये अगर 4 इस तरह के सरफेस है, इस सभी को एक ऊपर और नीचे वाला 2 है, इससे अगर कनेक्ट करेंगे तो उसके 8 फेस दिखाई देंगे आपको। कितने फेस? 8 फेस। जैसे कल्पना करिए बाबू, ऐसे रखा हुआ है, इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है। तो एक तो फेस ये दिखाई देगा आपको, एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये। कितने फेस हो गए? 4 फेसेस हो गए। और नीचे से भी अपन देखेंगे वैसे ही, तो वहां से भी कितने फेसेस होंगे? 4 फेसेस होंगे। तो इधर से भी 4 और उधर से भी 4, तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल इसका मतलब ओवरऑल व्यू जो होता है। लेकिन ये एटम का जो अरेंजमेंट होता है वह होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अकॉर्डिंग। तो अपन इसका आंसर क्या जाएगा? इसमें सेकेंड ऑप्शन जाएगा फेस सेंटर क्यूबिक। यहाँ पे फेस सेंटर दिया है तो ये आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। ये रहा बाबू आपका
चौथा क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया है। क्या दिया है बाबू कि द पैकिंग फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को एफिशिएंसी भी अपन कहते हैं। द पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल इज, हिंदी में है सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है। पहले बाबू अपन थोड़ा जान ले कि ये पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है। पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग मतलब पैक किया गया। जैसे अगर आपको हम एक डब्बा दे दे और डब्बा में बोले कोई सामान पैक करना, तो वही पैकिंग होता है। और वो पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कि आप अरेंजमेंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करने में कुछ ना कुछ तो गैप रहेगा ना, तो उसी गैप और जो पैक आप किए हैं उसी दो के बीच के रिलेशन को अपन या रिलेट कर दें, उसी को क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। बहुत सिंपल सी बात है बाबू कि जो आप सामान रखें उसमें कुछ ना कुछ कोई खाली स्थान बचबे करेगा, उस खाली स्थान का भरे माने जो भरे हुए स्थान से उस पे कंपेयर कर दीजिए, उसका परसेंटेज निकाल दीजिए कि टोटल वॉल्यूम था, माने जो खाली स्थान था टोटल था उसमें हम भरने के बाद कितना बच गया, उसको हम लोग बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। आप फिर दिमाग में आपके चल रहा होगा कि सर एक डब्बा दे दिया और हमको दूसरा डब्बा मतलब एक बड़ा सा मान लीजिए कैटून हो गया और उसमें मिठाई का डब्बा आप पैक कर रहे हैं, तो उसमें सब जगह कहाँ रहेगा। तो बात यहाँ ये होती है बाबू कि आपको मिठाई की डब्बा नहीं दी जाएगी पैक करने की, ये है सॉलिड स्टेट और इसमें होते हैं क्रिस्टल, और क्रिस्टल में होते हैं, क्रिस्टल क्या होते हैं, एटम से बना होता है। एटम होता क्या है, गोला। और आप अपने अब एक बार इमेजिन करके देख लो कि उसी डब्बा में जो कैटून सोच रहे थे, उसी डब्बा में अगर बॉल आप किसी भी तरह से अरेंज करोगे तो क्या उसके बीच में गैप रहेगा, नहीं रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। आप किसी भी तरह से अरेंज कर लो बाबू, वो पक्का रहेगा गैप। वही गैप और वो भरे हुए स्थान का जो कंपेयर अपन कर लेते हैं, उसका फ्रैक्शन, उसका अनुपात निकाल लेते हैं, बस वही होता है आपका पैकिंग फ्रैक्शन। तो बहुत सिंपल है बाबू। जैसे एक बात बताए कि अगर मान लीजिए एक यूनिट सेल ले लेते हैं। अब यूनिट सेल होता क्या है, तो ये नहीं बाबू अब कहिएगा बाबू तो सर तो अभी तो आप बताए कि गोला था, गोला से यूनिट सेल बना दिए थे। यूनिट सेल बाबू उसकी इकाई होती है जब उसके चार मतलब गोला होता है, उसके सारे स्ट्रक्चर को मतलब उस सारे स्ट्रक्चरों में थोड़ा सा काट के निकाला जाता है, वो क्यूब जैसा दिखाई देता है। और ये क्यूब जो होता है स्टडी के लिए बहुत होता है, उसके हर एक चीज का स्टडी होता है। जैसे एक उदाहरण दे बाबू इसके लिए कि अगर आपके बॉडी में बहुत सारा ब्लड है, मतलब बहुत सारा कोई कितना भी बीमारी हुआ हो, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूरा ब्लड आपका नहीं ना निकाल के चेक करता है जी, उसमें से थोड़ा एक ब्लड निकालता है और उस ब्लड से पूरा एनालिसिस करता है। ठीक है, उसी तरह से किसी भी स्ट्रक्चर का अगर डिस्कशन करना, उसके स्ट्रक्चर को समझना है तो पूरा नहीं ना उठा के लेके जाएंगे, वहां से थोड़ी सी अंश लेके जाते हैं, थोड़ा सा लेके जाते हैं और ऐसा लेके जाते हैं जिसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज मिल सके, है कि नहीं। तो उसको लेकर के हम लोग तो वही एक पूरे एक सॉलिड स्टेट का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक छोटा सा एक पार्ट होता है जहां पे आप उसकी सारी प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए ये रही बात कि ये डब्बा क्यों आप बोले तो ये क्यूब क्यों हम बनाए हैं, तो क्यूब बाबू उसका एक यूनिट स्ट्रक्चर होता है। चलो अब इसके बाद बाबू इसमें होता क्या है कि अब इसमें आपको चेक करना है कि ये जो क्यूब है, अब ये क्यूब है, इसके अंदर कितने पार्ट एटम के द्वारा माने इसके परमाणु के द्वारा इसमें कितने पार्ट भर गए हैं और कितने पार्ट इसके खाली। जैसे मान लीजिए जिस तरह का अरेंजमेंट हमने कर दिया, एक ओवरव्यू आपको दिखाया है, तब भी देखिए बाबू कुछ गैप यहाँ पे बचेगा, कुछ गैप यहाँ पे बचेगा, कुछ तो बचेगा ही बचेगा ना। तो इसलिए भर्ती स्थान, भरा हुआ स्थान और गैप के बीच में फ्रैक्शन निकाल देना, बस इतना ही अपन काम करेंगे। ठीक है, तो एक काम करें, इस टोटल का निकाल रहे हैं बाबू, क्यूब के अंदर का निकाल रहे हैं, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, एक क्यूब, तो एक क्यूब टोटल वॉल्यूम हम इसका ले लेते हैं। अब बात करते हैं कि जो इसमें सॉलिड मतलब बोले तो भरा हुआ स्थान है, और आपने भरा किससे, एटम से, गोला से भरा हुआ है, उसको जरा चेक करते हैं। तो ये बताइए इसमें मान लीजिए कि नंबर ऑफ एटम देख लेते हैं, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, और वो डिसाइड करेगा किस तरह का उसका अरेंजमेंट है, किस तरह का क्यूब है वो। तो मान लीजिए कि अगर सिंपल क्यूबिक है तो उसमें 1 एटम होगा, एफसीसी होगा तो 4 होगा, बीसीसी होगा तो 2 होगा, इनसेंट्रेट होगा तो 2 होगा, तो वो अलग मैटर है। लेकिन हम बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे किसमें बाबू, टोटल वॉल्यूम में। तो हमने टोटल वॉल्यूम ले लिया, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना क्या होता है, एक क्यूब होता है। अब उस टोटल वॉल्यूम में कितना एटम प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ एटम, परमाणु की संख्या। अगर 1 एटम है तो 1 लेंगे, उसके बाद 1 एटम का वॉल्यूम निकाल लीजिए। ठीक है, 1 एटम का वॉल्यूम होगा, तो 1 एटम का वॉल्यूम निकाल करके, अब 1 एटम का वॉल्यूम, उसमें मान लीजिए 2 एटम है, तो टोटल इतना वॉल्यूम कवर कर लिया। अब इसका फ्रैक्शन निकाल लीजिए, वो आपका क्या निकल जाएगा, इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगा। सिंपल सी बात है कि ये पूरा रूम है,
इस रूम का टोटल वॉल्यूम ले लीजिए और इसमें जो इसमें जो एटम आपने भरा हुआ है उस एटम का वॉल्यूम निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अपन बात करते हैं बाबू किसके बारे में, सिंपल क्यूबिक। कौन सा? सिंपल क्यूबिक, जो आपके ऊपर दिया हुआ है। और सिंपल क्यूबिक में अगर हम बात करेंगे तो आपको हम ये नंबर ऑफ एटम इसके अंदर जो होता है, पिछले हमने जो वीडियो बनाया है उसमें भी इस बात का डिस्कशन करा हुआ है। तो नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक में कितने होता है? 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1 होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहते हैं? वो कॉर्नर पे रहता है। क्लियर है? तो नंबर ऑफ एटम क्या आ गए आपके? 1 आ गए। और इसका रेडियस, सिंपल क्यूबिक का जो रेडियस होता है, जो त्रिज्या होता है, वह होता है a/2। ए क्या है? ए क्या है? उस क्यूब की एज लेंथ है, मतलब जो एज होता है ना, ये लंबाई, इसकी लेंथ है ये। चलिए ठीक है। अब हम इसी फॉर्मूला में अगर इस वैल्यू को डाल दें, इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में डाल दें, तो देखिए आपका क्या निकल के आएगा बाबू। यहां पर लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ एटम बोले तो कितना हो गए? 1। 4/3 पाई का वैल्यू भी निपटा देते हैं। 22 इंटू 7 22/7 होता है। आर का वैल्यू कितना है? ए, तो ए का क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा, और सबका बटा कितना है बाबू? ए का क्यूब है। तो इसको शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं 1 इंटू 4/4 इंटू 22 इंटू ए क्यूब, एंड नीचे आपका कितना आ जाएगा? ए क्यूब। ये सब के सब नीचे चले आएंगे। 3 इंटू 7 इंटू 2 8 हो जाएगा ये आपका। तो ए क्यूब से ए क्यूब आपका कैंसिल हो गया, और इधर 4 से 2 कैंसिल हो गया। और फॉर्मूला में यहाँ 100 है, तो 100 अपन रखेंगे यहाँ पे, परसेंटेज निकालने में होता है। चलो उसके बाद बाबू यहाँ काटेंगे, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा ये। तो कितना हो गया? आई थिंक 7 त्रिका ये 3 11। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया? 7 11/21 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे बाबू, आप करके देख सकते हैं, तो आ जाएगा कितना? 52%। तो 52% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये रहा बाबू आपका 4 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अभी करते हैं। चलो जी, अपना 5वां क्वेश्चन है जो मॉडल सेट का है। दिया हुआ क्या? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉल्यूशन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वुड नॉट टेक प्लेस। मतलब क्या बाबू? निम्नलिखित में से किस प्रकार के घोल में परासरण की क्रिया नहीं होती है। मतलब ये पहले तो यहां समझना पड़ेगा ऑस्मोसिस क्या होता है, परासरण क्या होता है। क्वेश्चन ये कह रहा है बाबू कि ये 4 ऑप्शन दिए हैं। एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिया है, एक हाइपर दिया है, और बाकी चौथा ऑप्शन आपका दिया है ऑल ऑफ दीज। मतलब मेनली आपके 3 ऑप्शन है। वो 3 ऑप्शन अगर नहीं होते हैं तो, या जैसे तब इसके बारे में सोचेंगे हम लोग। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ जो समझने वाली बातें हैं क्लियर कट समझ में कब आएगी बाबू? तो सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा हमको समझना पड़ेगा पहले ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस हिंदी में इसको परासरण कहते हैं। ठीक है ना। और जब ये समझ में आया है तो थोड़ा सा ये ऑप्शन का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज लेना पड़ेगा कि ये तीनों चीज क्या होता है। तो आपको बताते हैं ऑस्मोसिस होता है क्या बाबू। देखिए ऑस्मोसिस जो होता है, जैसे आप हम लोग वो किशमिश जो फुलाते हैं हम लोग घर पे, तो किशमिश का फूलना एक ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। चन्ना फूलना, किशमिश फूलना, या अगर हम लोग अंडा बॉईल करते हैं तो देखिए कभी कभी अंडा के अंदर में पानी, जो मतलब अंडा जब बॉईल करते हैं तो वो फूट जाता है, फुलझड़ी बन जाता है उसके अंदर। तो वो जो फुलझड़ी बनता है वो सिर्फ ऑस्मोसिस के चलते होता है, क्योंकि अंडा में भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता क्या एक्चुअली वो चीज आपको बता दें। देखिए ये होता है बाबू, एक मान लीजिए कंटेनर आप ले लीजिए। इस कंटेनर में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये इसको हम SPM कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हिंदी में इसको कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। इसका क्या काम रहता है बाबू? ये सिलेक्टिव नेचर का होता है। सिलेक्टिव नेचर का मतलब समझते हैं ना? सिलेक्टिव का मतलब ये होता है कि वो कुछ चुनिंदा कामों को करे, है कि नहीं है? वो सबके साथ
समान व्यवहार ना करता हो। जैसे आपके भी कोई मतलब आपको भी बहुत सारा दुनिया में सिकवा गिला रहता होगा कि फलवा तो हमारा साथे सिलेक्टिव नेचर के ना रहे, सिलेक्टिव रहेलन, हम के अलग के लिए रहेलन, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ आपके रहता है ऐसी चीजों। तो कहने का मतलब क्या है बाबू, ये भी मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे अंडा के अंदर जो झिल्ली होता है वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, या प्याज जो छिलका होता है पतला उसके अंदर निकलता है वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है आपका। ये लोग करते क्या है, ये करता क्या है, अगर मान लीजिए बाबू यहाँ पे आपने पानी रख दिया, सिर्फ वाटर हमने रख दिया, ठीक है ना, क्लियर समझने के लिए, और यहाँ पे हमने क्या रख दिया बाबू, पानी और नमक रख दिया, ठीक है ना, पानी और नमक मिला के। तो पानी नमक मिला के रखा तो थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा आपका, ज्यादा ऐसे दे दिया पानी नमक, ये प्योर आपका पानी है, मतलब सिर्फ पानी है, तो इसको अपन सॉल्वेंट बोल देते हैं, और ये बोल देते हैं हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब होगा क्या कि ये जो पार्टिकल्स है, ये जो नमक के पार्टिकल्स, ये नमक के पार्टिकल्स को ये इधर आने ही नहीं देगा। कौन? ये सेमी परमेबल आने ही नहीं देता है, वो रोक देता है। पानी को तो आने देगा, पानी बोलेगा अरे आओ, मतलब पानी से उसको प्यार रहता है, इससे पता ना क्या दुश्मनी रहता है, तो इसको नहीं आने देता है। दुश्मनी क्या रहता है, सिंपल सी बात है, इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या निकल सकते हैं, वाटर निकल सकते हैं, बस ये इसका रीजन होता है। तो यहाँ से वाटर तो, अब कहने मतलब ये क्या नाम है, साल्ट तो आएगा नहीं, यहाँ से साल्ट तो नमक आएगा नहीं, लेकिन ये नेचर, ये प्रकृति का नेचर है बाबू कि चीजों के इक्वल करता है। इक्वल करने का कैसे आपको समझा रहे, एक गिलास ले लीजिए, उस गिलास में एक चिटकी रंग डाल दीजिएगा, हिलाइए मजबूत डाल दीजिए, और सुबह देखिएगा तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा कलर पूरे गिलास में जा चुका होगा। आपने भेजा नहीं, बस उसमें थोड़ा सा आपने रखा और पूरे गिलास में फैल गया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब होता है कि वो सब इक्वल होना चाहते हैं। तो आई थिंक यहाँ भी वही होना चाहते हैं, लेकिन अब ये तो इसको आने नहीं देना रही, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर मिलने के लिए ये बेचारे इनके पास चले जाएंगे। ये क्या होंगे, इनके पास जाने लगेंगे, किसके थ्रू में, सेमी मेम्ब्रेन के थ्रू, इनसे हो करके इसी जाने की जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं बाबू, ऑस्मोसिस कहते हैं। बात समझ में आया? इसका मतलब इन सबों में ऐसी जो मतलब ये 4 ऑप्शन है, देखना है कि कौन किसके अंदर में ये प्रोसेस नहीं होता है, दे रहा है वुड नॉट टेक प्लेस, मतलब नहीं होगी ये दे रहा है, होना नहीं दे रहा है, नहीं होगा कौन सा दे रहा है। तो ये बात समझ में आ गया बाबू कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस होता है बाबू कि जैसे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ जाना, किसके थ्रू, सेमी परमेबल हो करके जाना, ऑस्मोसिस कहलाता है। पहला ऑप्शन देखते हैं थोड़ा सा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक नाम से ही देखिए ना बाबू क्या दे रहा है, समपरासरी। आइसोटोनिक, समपरासरी मतलब दोनों का प्रेशर क्या है, बराबर है, मतलब जितना इधर नमक है उतना, चूंकि ये मेम्ब्रेन प्रेशर झेलेगा क्यों, इसी के चलते ना, नमक के चलते। अब दोनों की तरफ नमक बराबर है, तो क्या कोई इधर से आ जा सकेगा, क्या नहीं आ जा सकेगा, कहीं आने जाने का चांस नहीं है। तो आई थिंक आपको लग ही गया होगा इसका आंसर कितना होना चाहिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समपरासरी में कोई भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर से उधर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, कहीं कुछ मतलब होना ही नहीं चाहेगा, वो होना ही नहीं चाहेगा, कोई प्रोसेस ही नहीं होगा। अब बात कर लेते, थोड़ा बता देते हैं कि हाइपोटोनिक क्या होता है। अल्पपरासरी बाबू, मतलब जिसके कोई ऐसा विलयन जिसकी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, कम होती है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है बाबू, वो अपन देखेंगे, ठीक है, वो चीजें दूसरी अलग हो गई, इसके बारे में अलग से हम आपको बता देंगे। अति परासरी जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, उसको क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक या अति परासरी कहते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न के लिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलो अपना ये 6 क्वेश्चन है, ये थोड़ा लंबा है, और जितने भी क्वेश्चन लंबा होता है ना, लंबा का मतलब ये होता है कि बहुत सारी बातें कह देना। खैर अक्सर याद ध्यान दीजिए बाबू, जो बड़े क्वेश्चन उसको देख के भागिए मत, आराम से पढ़िएगा ना। तो अक्सर बच्चा करता है लंबा क्वेश्चन से पहले छांटता है, नहीं इसको बाद में करेंगे, ये गलती मत करना एग्जाम के लिए। लंबा क्वेश्चन मतलब कि बहुत सारी बात कही गई है। अब सिंपल सी बात, आपसे हम कोई एक शब्द बोलते हैं और किसी उसी शब्द को 10 शब्दों से मिलजुल के समझाते हैं, तो आपके लिए आसान होता है ना। बस वही बात है, बड़ी क्वेश्चन है, खैर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल से एक छोटा सा नियम है ये
क्या दिया गया है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is directly proportional to the mole fraction of mole fraction of solute, ठीक है, mole fraction of solute. This statement is known as, या इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, इस कथन को कहते हैं। देखिए बाबू, हम लोग एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सॉल्यूशन के अंदर में। सॉल्यूशन अगर हम बांटते हैं बाबू तो 3 पार्ट में, एक क्लासिफिकेशन रहता है सॉल्यूशन का, दूसरा पार्ट में उसका कंसंट्रेशन यूनिट रहता है, और तीसरा पार्ट में आप चलते हैं बाबू उसका तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है बाबू, इससे बहुत सारा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी जो आपको बात बताने जा रहे हैं वो ध्यान रखिएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है बाबू कुछ ऐसे, बहुत सारे सॉल्यूशन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, बहुत सारे, डेंसिटी, ये वो तेरे वाइज, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता हो, उसके नेचर पे नहीं, उसको हम लोग कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक जो पार्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और भी है उसकी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। खैर ये अलग की बातें हैं, इस पे आते हैं हम लोग। दिया गया है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की लॉ दिया गया है। कहा गया है बाबू कि मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब जैसे कि चीनी हो गया, नमक हो गया, मिला हुआ है। अब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहाँ पे बाबू अगर मान लीजिए मिला हुआ है तो कह रहा है कि इसके बारे में किसने ये नियम दिया, किसने ये नियम दिया कि सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होता है, जो सॉल्यूट का the relative lowering of vapor pressure of solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solute। ठीक है, कहता है कि ये कौन ये बात बताता है कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जैसे मान लीजिए चीनी मिलाया गया है, तो उस चीनी का जो मोल फ्रैक्शन है, जो चीनी का वो मोल फ्रैक्शन है, वो किसके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमने बस छापा है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो ये बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो सही है, बराबर कहना इसके लिए ठीक नहीं है, तो यहाँ पे हम कह देते हैं समानुपाती। समानुपाती, ये उसी में गड़बड़ दिया हुआ था। ठीक है, समानुपाती होता है, मतलब जो चीनी है वो चीनी की अमाउंट बढ़ाने से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये किसने बताया था, ये किसने, मतलब बढ़ेगा, या अगर उसमें से निकालते हैं तो घटेगा, तो बढ़ेगा तो किसने बताया था बाबू, तो इसके बारे में एक ही वैज्ञानिक है जिन्होंने बोला था, और उनका नाम तो क्या था, राउल्स साहब। क्या नाम था, राउल्स साहब। ये हेनरी तो दिए हुए हैं, वो गैस वाला नियम है। तो इस तरह से इसका प्रश्न का आंसर आपका कौन सा जाएगा, सी। तो ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ था राउल्स लॉ से। ठीक है, तो बाबू आज की हम जो वीडियो है यहीं पे रह जाते हैं, लंबा हो जाएगा। और बात यह है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो ऐसे अच्छा लगता हो, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल करके बता रहे हैं, ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है तो अपन कंटिन्यू करेंगे इसी तरह से, नहीं तो फिर अपन, अगर ये आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ आंसर उसका बता दीजिए तो आंसर बता देंगे। मेरा बस ये बताने का ये रीजन है बाबू कि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जैसे अभी हमने बता दिया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाबू जान लिए तो बाइंड में तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ना, कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सर बता रहे थे, वहां कॉलिगेटिव ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऐसा क्वेश्चन दे देता है और 4 ऑप्शन दे देगा, तो बाइट में रहता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बस मेरा ये बस एक मतलब इसी हम सोच से ये कर रहे हैं कि आपके दिमाग में कुछ चीजें डालते चलें,
ठीक है ना। और अभी जो है बाबू माहौल चल रहा है, शादी विवाह का चलबे करता है, और उसी के साथ में आपका एग्जाम। और आप लोग जो होते हैं शादी में, आप लोग को बुलाया कम जाता है, आप लोग मतलब आप जबरदस्ती ज़्यादा जाते हैं कि ना हमू बानी हम छूटे करना चाहिए। तो वो सब चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। शादी उसका हो रहा है, आपका इसमें क्या है कि नहीं। उसका रहने तो अपना करोगे कब, जब अच्छा होगे, अच्छा रिजल्ट लाओगे तब। अभी तो सब कोई पूछ रहा होगा बाबू तंचलिया गिलास धोए के बाद, पत्तल धोए के बाद, बफर सिस्टम संभाले के बाद, ये संभाले के बाद, लेकिन वही रिजल्ट आएगा बाबू तो वही इंसान आपका बहुत ज़्यादा हिनाई करता है। ठीक है, कि वो तो पढ़ भी नहीं करता था, वो तो आया था 10 दिन घूम रहा था, हम रूम पे गए थे तो ये करता था। बस अभी आपका समय ये बाबू बहुत ही, इसको डेथ ऑफ द पीरियड कहते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ा इसको सीरियस लेकर के आप लोग पढ़ें और चीज़ों को रिवीजन करते रहें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप उसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से बाबू तैयारी करिए। तो आज का वीडियो रहने देते हैं, ऐसे ही छोटा छोटा क्लिप करके बनाते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसको और हम इसी तरह से बनाएंगे, नहीं तो फिर छोटा कर देंगे, आप जैसे चाहते हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो अपन यही रहने देते हैं। और अगर आप इस चैनल पे आप नए आए हैं तो आप इस चैनल पे इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन, क्योंकि हम रोज वीडियो डालेंगे बाबू आपके किसी भी, जो आपके मॉडल सेट जितना भी मॉडल सेट आया है आपके ऑफलाइन ऑनलाइन, ये अभी ऑनलाइन सॉल्व करा रहे हैं, ऑफलाइन का भी सॉल्व कराएंगे बाबू। और इतना हम गारंटी लेते हैं कि अगर मॉडल सेट, सिर्फ मॉडल सेट ही मेरा सॉल्यूशन कराया वो देख लिए तो समझ जाइए केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप समझ भी रहे होंगे, अगर आप देख रहे होंगे तो एक चीज समझ भी रहे होंगे। तो चलिए, गुड नाइट। चूंकि हम तो रात में बना रहे हैं इसीलिए गुड नाइट बोल रहे हैं, आप लोग जब देखिए। ठीक है बाबू, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में।